जब एक दबी स्लिंग यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। यानी स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर ऊष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो 1 क्या हो जाएगा? 2 mv²। ठीक है, अब यहां पे जो m है, m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है। और v का मतलब क्या होता है? v का मतलब होता है वेग। क्या होता है? वेग होता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो घर्षण, द्रव्यमान। तो देखो घर्षण नहीं होगा और द्रव्यमान भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन अपने पास में बचे हैं, एक समय और दूसरा गति। तो समय भी नहीं होगा, इसका कौन सा हो जाएगा? गति हो जाएगा। यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? m, एवं वह वस्तु यानी v, v का मतलब क्या हो गया भाई? वेग हो गया। v से गति कर रही है, गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी के बराबर क्या होगा? तो 1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, और m इंटू वी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे जूल होती है। ठीक है, तो उष्मा और जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, एवं गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? घटेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो ए ऑप्शन देखो, वजन और इसके स्थान पर नहीं होगा। द्रव्यमान और इसके स्थान पर यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो 1 क्या हो जाएगा? 2, और गुणा
द्रव्यमान, यानी mv स्क्वायर। तो m का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान, और v का मतलब क्या हो गया भाई? वेग हो गया। क्या हो गया? v का मतलब वेग हो गया। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत ग्रह में, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, या फिर उष्मीय ऊर्जा होती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा होती है, या फिर गतिज ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है, तो उसे हम उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पे गतिज ऊर्जा यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? तो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? एक पटाखे का विस्फोट। तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा भैया ना। बी ऑप्शन को देखते हैं, एक टॉर्च को ऑन करना, यह भी नहीं होगा। एक टॉर्च को ऑफ करना, तो यह भी नहीं होगा। एक पेंडुलम का झूलना, बिल्कुल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन, एक पेंडुलम का झूलना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? कौन सी एनर्जी होती है? गतिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होगी भाई। कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज, यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है, यानी यहां पे क्या आएगा? ये क्वेश्चन में पूछा है। अब ए ऑप्शन देखो, यहां पे ए ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा, फिर है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा सही होगा, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, और नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है, बिल्कुल सही है, जो कि सी ऑप्शन यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बेड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, जो कि हमारे कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो m इंटू जी इंटू क्या होता है? h होता है। ठीक है, अब यहां पे m का मतलब क्या होता है? m का जो मतलब है वो होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। g का मतलब क्या होता है? तो g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण होता है। h का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसे
न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से वो क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? ऊर्जा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसका नियम होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, अब ऊर्जा जो है, ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो इसकी जो इकाई होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, एक होता है कार्य, तो कार्य की भी इकाई क्या होती है? जूल ही होती है। एक होती है उष्मा, और उष्मा की भी इकाई क्या होती है? जूल ही होती है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या तो विन्यास द्वारा ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा नहीं होगा भाई। स्थितिज ऊर्जा सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, यानी इसमें हमें क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो किसी वस्तु में वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा की मैं पूछूं, आपकी गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे कि सर जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। अब यहां पे अपने को बताना है कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो 1 बटा क्या होता है? 2m इंटू वी स्क्वायर होता है, जो कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा यानी k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो 1 अपॉन क्या जाएगा? 2m v स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि द्रव्यमान वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा यानी k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए, जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा k हो जाती है। ठीक है, अब k बराबर क्या होगा? तो k बराबर क्या होगा? तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2m v क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर क्या होगा?
तो k बराबर हो जाएगा 4। क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, देखो k बराबर 1/2 mv²। तो बराबर में यहां पे देखो तो 1 बटा कितना 2 m, और यहां पे वेग कितना करवा रहा है? 2 गुना। कितना करवा रहा है? 2 गुना। तो वेग कितना? 2 गुना, और यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? k बराबर क्या होगा? k बराबर हो जाएगा 4। 4 गुना 1 बटा क्या होगा? तो 1 बटा हो जाएगा 2 mv²। ठीक है, तो k बराबर क्या होगा? तो k बराबर क्या हो जाएगा? तो k बराबर हो जाएगा 4। k बराबर क्या होगा? 4k। k बराबर क्या हो जाएगा? 4k। तो यानी हमारा कौन सा होगा? 4k, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्यतः लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? निम्न में से क्या होता है? तो यहां पे है रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, गतिज ऊर्जा भी नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा, और ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? किसमें होगी? तो गतिज ऊर्जा में होगी भाई। तो किसमें होगी? गतिज ऊर्जा में। तो यानी हमारा गतिज ऊर्जा ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा सही हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? अब यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। अब ए ऑप्शन में है गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, तो ये तो नहीं होगा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होगा। गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? किसमें बदल जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलेगी, ध्वनि ऊर्जा में नहीं बदलेगी, गतिज ऊर्जा या फिर ताप ऊर्जा, ताप में नहीं, वही गतिज ऊर्जा में, यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? स्थितिज ऊर्जा का इनमें से उदाहरण नहीं है। तो एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, एक उठाया गया हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो बहता हुआ पानी, यानी यहां पे हो जाएगा बहता हुआ जल, यानी बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलो
अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखो, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 2mv² हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैं अगर पूछूं आपको कि बताओ m का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 22। 22 क्या है? केजी। यहां पे देख सकते हो 22 केजी। फिर मैं पूछूं v का मान कितना है, तो v का जो मान है इसमें कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब यहां पे E, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? 1 बटा क्या हो जाएगा? यहां पे 2 गुणा क्या होगा? m का मान कितना है? तो m का जो मान है कितना है? 22। तो यहां पे क्या? 22। ठीक है। गुणा v² का मान कितना है इसमें? तो 5। कितना है? 5। तो स्क्वायर है तो 5 गुणा में क्या करेंगे? 5 कर देंगे। ठीक है। तो बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा 1/2 गुणा में कितना होगा? 550। ठीक है। कितना होगा? 550। दो बराबर में बताओ क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा 550, तो 275 और जूल में होगा भैया। किस में होगा? जूल में होगा। यानी हमारे एक ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो द्रव्यमान, वजन, घर्षण के कारण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण। द्रव्यमान सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? द्रव्यमान। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान उस वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन वस्तु का भार या फिर वजन स्थान परिवर्तन के साथ क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, द्रव्यमान। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, जब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम नहीं होगा भाई ना। गति का पहला और दूसरा नियम ये भी नहीं होगा। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम सही है। गति का पहला नियम भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, यानी गति का तीसरा नियम। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? न्यूटन के किस रूप में दिया गया है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, गति का प्रथम और दूसरा नियम, गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम नहीं होगा, प्रथम और दूसरा नियम भी नहीं होगा, और गति का दूसरा नियम भी नहीं होगा, पहला तीसरा नियम, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। ठीक है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया है, यानी दो वस्तुओं को पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित करेगी। इसीलिए यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। गति का तीसरा नियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब एक स्थिर बस
चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? कौन सा होगा? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम नहीं होगा, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम नहीं होगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम नहीं होगा। ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा हमारा। कौन सा होगा? न्यूटन के गति का प्रथम नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। यानी कौन सा होगा भाई यहां पे? तो यहां पे गति का प्रथम व द्वितीय नियम, या फिर गति का तृतीय नियम, उसके बाद में है गति का द्वितीय नियम, या फिर गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम नहीं होगा, गति का द्वितीय नियम भी नहीं होगा, गति का तृतीय नियम सही हो जाएगा, गति का प्रथम व द्वितीय नियम भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं होगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये भी नहीं होगा, न्यूटन की गति का पहला नियम सही हो जाएगा इसमें, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो बताओ, आराम, आकार, दिशा या फिर गति? तो गति इसका सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? गति। तो एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो बल या फिर संवेग, जड़त्व या फिर ऊर्जा? तो जड़त्व सही हो जाएगा इसका। कौन सा होगा? जड़त्व, बी ऑप्शन यानी सही हो जाएगा। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था या फिर विरामावस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो वेग, संवेग, बल या फिर जड़त्व? जड़त्व सही हो जाएगा। कौन सा होगा? जड़त्व यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? चलो देखते हैं। तो ए ऑप्शन है, उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, सही हो जाएगा। स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, नहीं होगा ये भी।
वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसमें रेखा को पार कर लिया है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन ही यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो